हेलो बच्चों, आज हम स्टडी कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के बारे में। ये जेनेटिक्स का पार्ट है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर की हेडिंग समझा देती हूँ ताकि चैप्टर की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके समझ में आ जाए। चैप्टर की हेडिंग में मेनली दो वर्ड दे रखे हैं, एक मॉलिक्यूलर और एक इनहेरिटेंस। मतलब इस चैप्टर में हमें ये पढ़ाया जाएगा कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो इन्फॉर्मेशन जाती है, वो इन्फॉर्मेशन ले जाने वाला जो मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल की कैसे स्ट्रक्चर होती है, उन सब के बारे में हम समझने वाले हैं। अब ये जो मैंने लाइन बोली, इसको मैं और इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो आप ऐसे समझिए कि जो भी ह्यूमन बीइंग है उसका कैसे फॉर्मेशन हुआ होगा। कि एक तो मेल से गैमेट आया होगा और एक फीमेल से गैमेट आया होगा। मेल से जो गैमेट आता है उसको बोलते हैं बेटा स्पर्म, और फीमेल से जो गैमेट आता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की थोड़ी सी अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, तो फर्टिलाइजेशन से पहले जो फीमेल है उसमें जो गैमेट बनता है उसको सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन होगा मतलब स्पर्म और सेकेंडरी oocyte आपस में मीट हुए, तभी इस सेकेंडरी oocyte का मियोसिस सेकंड जो है वो कंप्लीट होगा। और इस सेकेंडरी oocyte में जैसे ही मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा, ये जो सेकेंडरी oocyte है इसमें अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगा, मतलब एक बड़ा पार्ट बनेगा और एक छोटा पार्ट। ये जो छोटा पार्ट है इसको सेकंड पोलर बॉडी बोलते हैं, जो बाद में डिजनरेट हो जाएगी। और ये जो लार्ज पार्ट है ये ही ओवम है। अब इसमें स्पर्म जो है वो एंट्री करेगा। ये जो ओवम है इसमें भी जेनेटिक मटेरियल है, और ये जो स्पर्म है इसमें भी जेनेटिक मटेरियल है। मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग को जो भी प्रॉपर्टी मिल रही है उसके पेरेंट्स से, वो रियल में अगर हम देखें तो वो जेनेटिक मटेरियल है। और उसी जेनेटिक मटेरियल के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर जैसे ही मीटिंग होगी इन दोनों गैमेट्स की, तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी वो डिप्लॉइड होगी और उसको हम जाइगोट बोलते हैं। ये एक सेल है और इसी सेल में डिवाइड हो करके जो है वो कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बन जाती है। तो अगर आप इस बात पे फोकस करो, हमें या किसी भी ह्यूमन बीइंग को अपने पेरेंट्स से क्या मिल रहा है, मेनली क्या मिल रहा है, जेनेटिक मटेरियल मिल रहा है। और ये जेनेटिक मटेरियल में ही सारी इंफॉर्मेशन होती है, और वो ही इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस होती है, और धीरे धीरे एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बन जाती है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। देखो, जेनेटिक मटेरियल जो है उसको न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो टाइप का हो सकता है, वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। यहाँ पे बता रखा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें दो टाइप का न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, लेकिन आरएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल के अलावा भी बहुत सारे काम करता है। एक काम तो क्या करेगा, जेनेटिक मटेरियल का। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो जब इससे इसके बच्चे होंगे तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल, जो इन्फॉर्मेशन जाएगी इसके बच्चों में, वो भी आरएनए होगा। तो एक तो जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले करेगा आरएनए। इसके अलावा आरएनए जो है वो मैसेंजर का रोल भी प्ले करेगा, कि मैसेज लेकर के जाएगा। इसको हम बोलते हैं mRNA। सेकंड काम ये हो गया। जो मैसेंजर का काम होता है ना आरएनए का, ये सबसे मेनली काम होता है। इसके अलावा आरएनए जो है उसी का एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं टीआरएनए। और टीआरएनए जो है वो अडेप्टर का रोल प्ले करेगा। टीआरएनए अपने 3' एंड पर अमीनो एसिड अटैच करके लाएंगे, और फिर एमआरएनए को रीड करके अमीनो एसिड की चेन बनवाएंगे। इसके अलावा जो आरएनए है उसका एक टाइप होता है आरआरएनए, और आरआरएनए जो है वो राइबोसोम की स्ट्रक्चर बनवाता है। राइबोसोम क्या होते हैं, हमारी सेल में जो राइबोसोम होते हैं वो 80s टाइप के होंगे। उनकी ये लार्जर यूनिट होगी 60s, ये स्मॉलर यूनिट होगी 40s। लार्जर और स्मॉलर यूनिट की जो स्ट्रक्चर बनी है वो आरआरएनए से बनी है। तो ये आरएनए का टाइप ही तो हो गया, जिसको राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। अब ये जो राइबोसोमल आरएनए है ये क्या बना रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है। तो आरएनए का काम एक तो क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल का, एक मैसेंजर का काम हो गया, एक अडेप्टर का काम हो गया, एक स्ट्रक्चरल का काम हो गया। अब ये जो राइबोसोम है इनकी जो लार्जर यूनिट होती है, यूकैरियोट में 80s टाइप का होगा, और जो प्रोकैरियोट होंगे उनमें 70s टाइप का होगा। 70s टाइप की भी अगर दोनों यूनिट को डिवाइड करें तो लार्जर यूनिट जो है वो 50s की होगी, और स्मॉलर यूनिट जो है वो 30s की होगी।
प्रोकैरियोट में जो लार्जर यूनिट है वहां पर एक आरएनए प्रेजेंट होता है 23S आरएनए, और जो यूकैरियोट है उनकी भी राइबोसोम की लार्जर यूनिट में एक आरएनए प्रेजेंट होता है 28S आरएनए। एक तरीके से तो ये राइबोसोम की यूनिट बनाने का काम कर रहा है, और दूसरी तरफ यही आरआरएनए जो है वो एंजाइम की तरह भी बिहेव करते हैं, मतलब किसी भी एक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करवाते हैं। इसलिए आरएनए जो है वो कैटालिटिक का रोल भी प्ले करता है। तो मैंने तुम्हें क्या समझाया? मैंने ये बताया कि न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा, लेकिन आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल का तो काम करेगा ही कुछ वायरसेज में, इसके अलावा मैसेंजर का भी काम करता है। इसके अलावा इसके और भी काम होते हैं, जैसे कि अडेप्टर का, स्ट्रक्चरल का, कुछ केसेज में कैटालिटिक मॉलिक्यूल का भी रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है ये किस तरीके से, मान लो एक सेल में जेनेटिक मटेरियल इतना प्रेजेंट है, अब इसको नेक्स्ट अगर ये दो में डिवाइड होगा तो इस जेनेटिक मटेरियल को डबल होना होगा, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो डीएनए है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। अब ये जब डबल होगा तो उस प्रोसीजर को बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, इसके अलावा जो डीएनए है उससे कैसे इंफॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी, मतलब डीएनए अपने आप को आरएनए में कन्वर्ट करेगा, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और इसके बाद में टीआरएनए जो है वो एमआरएनए को रीड करके कैसे प्रोटीन की चेन बनवाएगा, जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो इन सारे प्रोसीजर के बारे में इस चैप्टर में अपन रीड करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम डीएनए के बारे में स्टडी कर लेते हैं। व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? इसका ये पॉलीमर होता है डीएनए। इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखो बेटा, जो डीएनए है या फिर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसके अगर आपके स्ट्रक्चर समझ में आ गई तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चाहे डीएनए हो और चाहे आरएनए हो, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बेसिकली सिमिलर होती है। दोनों ही में, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों ही में तीन चीजें जो है वो प्रेजेंट होंगी। सेंटर में इनमें पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है। ये पेंटोज शुगर हो गई, 5 कार्बन इसमें होते हैं, तो 4 कार्बन तो इस रिंग में हो जाएंगे और एक कार्बन नंबर 5 जो है वो बाहर प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो रिंग है, अब ये जो पेंटोज शुगर है, इसका जो कार्बन नंबर 1 है, इस कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगी। ये फिक्स है ये बात। ठीक है, और इनके बीच में यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके बाद में ये पेंटोज शुगर का जो कार्बन नंबर 5 है, इस पे जुड़ता है फॉस्फोरिक एसिड, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड फिक्स हो गया, ये फिक्स होगा। अब क्या होता है, डीएनए में जो पेंटोज शुगर, ये कार्बन नंबर 1 हो गया तो ये कार्बन नंबर 2 हो गया। डीएनए में ये जो कार्बन नंबर 2 है, यहाँ पे नॉर्मली ओएच ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है डीएनए में। आरएनए में ये ओएच ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, जिसकी वजह से आरएनए जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव रहता है, बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। उसमें एक रीजन है पेंटोज शुगर वाला भी है। डीएनए स्टेबल है आरएनए के कंपैरिजन में। तो डीएनए में कार्बन नंबर 2 पे ये OH ग्रुप जो है उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, इसीलिए डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। सिमिलर है, सब कुछ सेम कहानी है, लेकिन जब आरएनए से डीएनए बना तो सेकंड नंबर के कार्बन से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया, तो इसको क्या बोल दिया गया? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। समझ में आ गई बात? अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, सेंटर में पेंटोज शुगर, कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस, और कार्बन नंबर 5 से जुड़ा हुआ है फॉस्फोरिक एसिड, इस पूरी यूनिट को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अगर इस स्ट्रक्चर में सिर्फ पेंटोज शुगर हो और नाइट्रोजनस बेस हो तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। मतलब न्यूक्लियोसाइड में अगर मैं फोस्फेट ग्रुप ऐड कर दूं, न्यूक्लियोसाइड में अगर मैं फोस्फेट ग्रुप ऐड कर दूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, ये बेसिक समझ में आया। अब ऐसी न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी चेन आपस में जुड़ी हुई है, तब जाकर के डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो ये लाइन समझ में आई कि डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियो
न्यूक्लियोटाइड्स। अगर इसकी जगह आरएनए होगा तो आरएनए भी लॉन्ग पॉलीमर होता है, लेकिन वहां पे डीऑक्सी वर्ड नहीं रहेगा, सिर्फ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स रहेगा। समझा दिया मैंने बेसिक, क्योंकि कार्बन नंबर 2 से जब ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं तब क्या बनता है, वो डीएनए बनता है। और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ओएच ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो क्या है, आरएनए है। क्लियर है। अब यहां पर एक बात समझा रखी है कि ये जो चीजें मैंने समझाई ना, इसको मैं अभी और अच्छे से समझाऊंगी। जैसे कि हम डीएनए में 5' एंड 3' एंड पढ़ते हैं, ये क्या होता है इसको मैं अच्छे से क्लियर करूंगी। पहले यहाँ पे कुछ फैक्ट दे रखे हैं, उनको आप समझ लो। एक बैक्टीरियोफेज जो है उसको 5X174 इसका नेम है, और इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक बैक्टीरियोफेज है लैम्डा, इसमें 48,502 बेस पेयर्स होते हैं। एस्चर्चिया कोलाई जो है उसमें 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर होते हैं। और ह्यूमन डीएनए जो है उसका हेप्लॉइड कंटेंट मतलब इतना, वो 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं। अब आपको एक चीज समझ में आई, यहाँ पे जितने भी फैक्ट दे रखे हैं उसमें इसमें न्यूक्लियोटाइड टर्म दे रखी है और सब में बेस पेयर टर्म दे रखा है। क्या डिफरेंस है दोनों में? न्यूक्लियोटाइड का मतलब ये है कि सिर्फ कोई भी जेनेटिक मटेरियल जो है उसमें ये कहानी है, ऐसे ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो जुड़ जुड़ करके एक चेन बना रखे हैं। जेनेटिक मटेरियल जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। और यहाँ पे बेस पेयर की बात कर रखी है। बेस पेयर का मतलब ये होता है कि एक स्ट्रैंड इस साइड हो और एक स्ट्रैंड इस साइड हो, तो फिर दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, तो ये हो जाती है डबल स्ट्रैंडेड, तो इसको बोलते हैं बेस पेयर। ठीक है, ये कंडीशन है। यहाँ पे दे भी रखा है कि डीएनए की जो लेंथ होती है, डीएनए जो है उसकी लेंथ कितनी होगी, ये डिपेंड करेगा उसके में कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। भाई मैंने क्या बताया अभी, डीएनए हो चाहे आरएनए हो, वो किससे मिलकर के बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड उनकी बेसिक यूनिट है। और न्यूक्लियोटाइड भी किससे मिलकर के बने हैं, पेंटोज शुगर से, नाइट्रोजन बेस से और फॉस्फोरिक एसिड से। ये तीन चीजें मिली तब जाकर के एक न्यूक्लियोटाइड बना। ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं तब जाकर के डीएनए और आरएनए बनता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितना डीएनए है, उसकी कितनी लेंथ है, तो अगर हमें ये पता चल जाए कि उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड नंबर हैं तो हम उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। क्योंकि वॉटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया उसमें उन्होंने बेसिक बताया कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 0.34 नैनोमीटर होता है। ठीक है। अब ये जो बैक्टीरियोफेज लैम्डा, अच्छा बैक्टीरियोफेज स्टम का मतलब क्या है? स्टम का मतलब ये है, बैक्टीरियोफेज का मतलब है ये वायरस की बात कर रहे हैं, वो वायरस जो किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो ये फैक्ट है, ये एज इट इज आपको याद करने हैं। एस्चेरिचिया कोलाई जो है वो एक बैक्टीरिया होता है, और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर है, मतलब डिप्लॉयड कंडीशन है, डबल स्ट्रैंडेड जेनेटिक मटेरियल है। ह्यूमन का अगर हम सिंगल स्ट्रैंडेड बात करें, मतलब ह्यूमन में जो गैमेट बनते हैं, मेल में स्पर्म और फीमेल में जो है वो ओवम बनता है, उसमें ये कंडीशन होगी। ठीक है।